नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल दिया है। यू बिकम वॉट यू थिंक, लेखक शुभम कुमार सिंह द्वारा। शुभम कुमार सिंह एक प्रेरक लेखक और विचारक हैं जो मानसिक विकास, सकारात्मक सोच और व्यक्तिगत सफलता पर गहराई से काम करते हैं। लेखक का मानना है कि इंसान वही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी है ताकि रीडर अपने विचारों को समझे, सकारात्मक आदतें अपनाए और जीवन में संतुलन और खुशी पा सके। शुभम कुमार सिंह लगातार लोगों को प्रेरित करने, मानसिक स्वास्थ्य को समझाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के सरल तरीके बताने में विश्वास रखते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों, आदतों और मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी को बदलना मुश्किल है, तो यह किताब आपको दिखाएगी कि बदलाव की शुरुआत हमेशा आपके सोचने के तरीके से होती है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। हर सफलता, हर असफलता, सबकी जड़ हमारे मन में चल रहे विचारों में ही होती है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो आत्मविश्वास, शांति और सफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर हम उसमें डर, गुस्सा या नकारात्मक बीज डालेंगे तो जीवन में तनाव, असंतोष और असफलता ही पनपेगी। यह पुस्तक यू बिकम वॉट यू थिंक इस बात पर आधारित है कि हम अपने विचारों की दिशा बदलकर अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। यह सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करती, यह सिखाती है कि सोच को कर्म और कर्म को आदत में कैसे बदला जाए। इस पुस्तक के 6 भाग हैं: हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस, हैबिट्स एंड पर्सनल ग्रोथ, स्टोइक फिलॉसफी, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको स्वयं को समझने और अपने विचारों को नियंत्रित करने और एक संतुलित, सुखद और सार्थक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन देगा यह पुस्तक। दोस्तों, भाग 1 में देखते हैं खुशी और सजगता, हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस। लेखक का मानना है कि हर इंसान की सबसे बड़ी खोज खुशी हमेशा उसके आसपास होती है, पर वह उसे कहीं और ढूंढता रहता है। हम यह सोचते हैं कि जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब वह मिल भी जाता है तो मन कुछ और चाहने लगता है। यहीं से पता चलता है कि खुशी किसी घटना या चीज में नहीं, बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके में छिपी है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अतीत को लेकर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, और इस बीच अभी का पल हमसे छूट जाता है। सजगता, माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना ही असली जीवन है। जब आप किसी काम को करते हुए उसी में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वही क्षण ध्यान बन जाता है और वही खुशी बन जाता है। एक साधारण चाय की चुस्की, सुबह की धूप या किसी की मुस्कान, ये सभी बातें तभी सुंदर लगती है जब हम उन्हें महसूस करते हैं। मन हमेशा सक्रिय रहता है। वह या तो बीते कल की गलती सोचता है या आने वाले कल का डर। लेकिन अगर हम मन को पहचानना सीख ले तो धीरे धीरे उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। सजगता का अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार हमारे मूड, व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम अपने विचारों को सचेत रूप से चुनते हैं तो हम अपने विचार की दिशा खुद तय करने लगते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि पैसा, नाम या रिश्ते ही खुशी देंगे, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो महसूस होता है कि शांति ही असली संपत्ति है। बाहरी चीजें सिर्फ अभ्यासी सुख देती है। स्थायी संतोष तब आता है जब मन शांत और स्वीकार करने वाला होता है। लेखक कहते हैं, जिस दिन आप बिना किसी वजह से मुस्कुरा पाएंगे उस दिन समझिए कि आपने सच्ची खुशी को छू लिया। सजगता के सरल अभ्यास, श्वास पर ध्यान दें। दिन में कुछ मिनट बस अपनी सांसों को महसूस करें। यह मन को वर्तमान में लाता है और विचारों की भीड़ को कम करता है। कृतज्ञता लिखें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको जीवन की अच्छाइयों पर केंद्रित रखेगी। डिजिटल विश्राम ले। कुछ समय मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहे। इस दौरान सिर्फ अपने विचारों, लोगों और प्रकृति के संपर्क में रहे। धीरे करे, गहराई से करे। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं बल्कि पूर्ण ध्यान के साथ करे। यही सजगता का सार है। जब आप सजगता से जीना सीखते हैं तो छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। आपको एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ है वह पर्याप्त है।
यहीं से भीतर की बेचैनी शांत होने लगती है, और जो शांति आती है वही असली खुशी है। खुशी किसी लक्ष्य की तरह नहीं जिसे हासिल किया जाए, बल्कि यह एक निरंतर अनुभूति जो हर पल में छिपी रहती है। खुशी को बाहर ढूंढना छोड़िए, उसे अपने भीतर पहचानिए। सजगता यानी माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है कि हर क्षण में आनंद कैसे पाया जाए। जब मन वर्तमान में टिक जाता है तो जीवन सरल, शांत और सार्थक बन जाता है। दोस्तों, अगले भाग में लेखक बताते हैं कि कैसे हमारी आदतें हमारे विचारों को आकार देती है और कैसे छोटे छोटे बदलाव हमें व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अब देखेंगे भाग 2, आदतें और व्यक्तिगत विकास, हैबिट एंड पर्सनल ग्रोथ। लेखक बताते हैं कि इंसान का भविष्य उसके सपनों से नहीं, उसकी आदतों से तय होता है। हर दिन के छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे कर्म धीरे धीरे मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। लेखक कहते हैं, बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों का परिणाम होता है। हर इंसान की जिंदगी उसकी आदतों का प्रतिबिंब है। आप जैसा रोज करते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा समय सीखने में लगाते हैं तो ज्ञान आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। अगर आप हर दिन थोड़ी देर शिकायत करते हैं तो नकारात्मकता आपकी सोच में बस जाती है। आदतें वही हैं जो हमारे चरित्र की जड़ बनती है। इन्हें समझना और सही दिशा देना ही व्यक्तिगत विकास का पहला कदम है। लेखक समझाते हैं कि लोग अक्सर बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें कदम छोटे लगते हैं। पर वास्तविक विकास इसी में छिपा है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति ही स्थायी सफलता की नींव है। जैसे पानी की बूंदें मिलकर पत्थर को काट देती है, वैसे ही सतत प्रयास आपकी सीमाएं तोड़ देती है। लेखक कहते हैं, बुरी आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसलिए उन्हें एक दिन में तोड़ा भी नहीं जा सकता। पहला कदम है जागरूकता, यह पहचानना कि कौन सी आदतें आपकी उन्नति में बाधा है। जब आप किसी आदत के पीछे के कारण को समझते हैं तो उसे बदलने की शक्ति खुद ब खुद आने लगती है। पुरानी आदत को सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि उसकी जगह नई और बेहतर आदत लाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में मोबाइल उठाते हैं तो उसकी जगह गहरी सांस लेने या पानी पीने की आदत डालें। धीरे धीरे मस्तिष्क नया पैटर्न अपनाने लगता है। अधिकांश लोग शुरू में जोश में होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता उन लोगों की होती है जो निरंतर चलते रहते हैं, चाहे कदम धीरे ही क्यों न हो। निरंतरता ही आपको आपकी आदतों को स्थायी बनाए रखती है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, थोड़ा अनुशासन, इन्हीं से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविकास का मार्ग भी खुलता है। व्यक्तिगत विकास का मतलब सिर्फ सफलता पाना नहीं, बल्कि खुद को भीतर से बेहतर बनाना है। यह समझना कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। लेखक बताते हैं, सच्चा विकास तब होता है जब हम अपनी सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण में सुधार लाते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें चुनौती देते हैं और जब हम गिरकर भी उठना सीखते हैं। आपका जीवन वही दोहराता है जो आप रोज करते हैं। अगर आप आदतें बदल लेते हैं तो आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाता है। सच्चा विकास कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे संकल्पों का परिणाम है। अब अगले भाग में लेखक हमें ले जाते हैं एक गहरी दार्शनिक सोच की ओर, जहां हम सीखते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, विवेक और स्वीकार्यता से कैसे किया जाए। अब भाग 3 में स्टोइक दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी को समझेंगे। लेखक बताते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी चीजें वैसी होती है जैसा हम चाहते हैं और कभी सब कुछ उल्टा चलता है। लेकिन असली बुद्धिमत्ता यह है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका अंतर समझें। यही स्टोइक दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी का मूल है। बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारी शांति तय करता है। लेखक कहते हैं, अगर किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है तो उसे लेकर परेशान होना सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाता है। हर मौसम नहीं बदल सकते, दूसरों का व्यवहार नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया हमेशा बदल सकते हैं। जब हम बाहरी चीजों की बजाय अपनी सोच पर ध्यान देते हैं तो भीतर की शांति स्थिर हो जाती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि शांति बाहरी व्यवस्था से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आती है।
जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कभी हम हानि झेलते हैं, कभी अस्वीकार, कभी अकेलापन। पर लेखक कहते हैं विपत्ति ही वह शिक्षक है जो हमारे भीतर की शक्ति दिखाती है। जब कोई चुनौती सामने आती है तो उसके खिलाफ लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि स्वीकार्यता हार नहीं है, वह बुद्धिमत्ता का संकेत है। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमारी शांति हमारी प्रतिक्रिया में छिपी है, ना कि हमारी परिस्थिति में। स्टोइक फिलॉसफी में ऐसा बताया गया है कि तुम्हें जो आदत आहत करता है वह घटना नहीं बल्कि उसके बारे में तुम्हारा विचार है। लेखक समझाते हैं गुस्सा, ईर्ष्या, डर या निराशा जैसी भावनाएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से गलत समझते हैं। जब हम अपने मन को सिखाते हैं कि हर घटना थष्ट है, मतलब फिक्स है, तो हम बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है उन्हें दबाना नहीं बल्कि समझदारी से समझाना, संभालना। लेखक कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। स्टोइक फिलॉसफी यही नहीं कहता कि भावनाएं बुरी है, बल्कि यह सिखाती है कि उन्हें हमारे जीवन का मालिक नहीं बनाना चाहिए। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमें वह आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। लेखक बताते हैं कि स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर घटना को एक अवसर की तरह देखना। हानि हो तो धैर्य सीखो, सफलता मिले तो विनम्र रहो। हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख की, आपके विकास का एक हिस्सा है। जब आप जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं तो हर उतार चढ़ाव आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। स्टोइक फिलॉसफी हमें यह समझाती है कि शांति, धैर्य और संतुलन भीतर से आते हैं। हम बाहरी दुनिया को नियंत्रण नहीं कर सकते, पर अपने मन की दिशा हमेशा तय कर सकते हैं। अगले भाग में लेखक हमें उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ले जाते हैं जहां मन, भावना और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध सामने आता है। यहाँ हम सीखेंगे कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें और खुद से जुड़कर कैसे जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। भाग 4, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। लेखक कहते हैं कि शरीर की बीमारी दिखाई देती है लेकिन मन की थकान अक्सर छिपी रह जाती है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर कहीं न कहीं टूटे होते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को समझना और संभालना हर इंसान के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना कि सांसें लेना। हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं और दवा लेते हैं, लेकिन मन की देखभाल को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि मानसिक शांति भी एक अनुशासन है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। मन तभी स्वस्थ रहता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वीकारना सीखते हैं, न कि उन्हें दबाना। तनाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यही तनाव लगातार बना रहे तो वह हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करने लगता है। लेखक बताते हैं तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे संभालना सीखा जा सकता है। जब हम अपने विचारों के प्रवाह को देखना सीखते हैं और यह पहचानते हैं कि कौन सी बात हमें बेचैन कर रही है, तो हम धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। सांसों पर ध्यान देना, लिखना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, ये सब मानसिक बोझ को हल्का करते हैं। अक्सर हम जीवन से वही उम्मीद रखते हैं जो हमारी सोच के अनुरूप हो। जब चीजें वैसी नहीं होती तो मन संघर्ष करने लगता है। लेखक कहते हैं स्वीकार्यता दुख को मिटाती नहीं पर उसे समझने की शक्ति देती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह शांति ही मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है। लेखक बताते हैं कि हमारे मन में दिन भर हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम हर वक्त खुद से नकारात्मक बातें करते रहें, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, तो यह सोच धीरे धीरे हमारी आत्मा को कमजोर कर देती है। लेकिन अगर हम अपने मन से कोमलता और सम्मान से बात करें तो वही मन हमारी ताकत बन जाता है। हर सुबह खुद से यह कहना, मैं ठीक हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि मानसिक उपचार है। लेखक यह भी चेताते हैं कि आज का युग सूचना और तुलना का युग है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती।
अपने मन की तुलना किसी और से करना हमारी आत्मशक्ति को कमजोर करता है। थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ा मौन, थोड़ा अकेले समय बिताना मन को रिसेट करने जैसा है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है अपने भीतर के शोर को सुनना और उसे शांति में बदलना। जब आप अपनी भावनाओं से भागना बंद करते हैं तो वे आपको सिखाने लगती है। मन को ठीक करना शरीर को ठीक करने जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ मन ही जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। अब लेखक अगले भाग में हमें मानवीय रिश्तों की ओर ले जाते हैं, जहां हम समझते हैं कि दूसरों से जुड़ने, सहानुभूति और प्रेम से जीवन को अर्थ कैसे मिलता है। दोस्तों, भाग 5, रिश्ते और जुड़ाव, रिलेशनशिप्स। लेखक कहते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं जी सकते और हमारे जीवन की गुणवत्ता का बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों से जुड़ा होता है। पर केवल रिश्ते बनाए रखना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें समझने, निभाने और सही दिशा देने की कला भी आनी चाहिए। लेखक बताते हैं हर रिश्ते हमारे जीवन को ऊर्जा दे या ले, यह उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सही रिश्ते वह है जो आपको बढ़ने, सीखने और खुलकर जीने का अवसर दे, जो आपके आत्मसम्मान को कम न करे बल्कि उसे बढ़ाए। जब आप किसी रिश्ते में खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं तो वही आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं कि अच्छे रिश्तों की नींव संचार है। सिर्फ बात करना ही काफी नहीं, उन्हें सुनना सीखना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि समझाना ही समाधान है, लेकिन अक्सर सिर्फ सुनना और समझना ही तनाव और गलतफहमी को मिटा देता है। सकारात्मक और ईमानदार संवाद, भावनाओं और जरूरतों की स्पष्ट अभिव्यक्ति रिश्तों को मजबूती और गहराई देती है। लेखक बताते हैं कि प्यार और सम्मान के बीच संतुलन बनाना सीखना बेहद जरूरी है। हर रिश्ते में सीमाएं तय करना आपको दूसरों से जोड़ता भी है और आपके आत्मसम्मान की रक्षा भी करता है। किसी को ना कहना अनुचित नहीं, बल्कि खुद की और रिश्तों दोनों की देखभाल करने का एक संकेत है। सीमाएं बनाए रखना यह सिखाती है कि हम केवल देने वाले नहीं बल्कि समझने और स्वीकारने वाले भी हैं। लेखक कहते हैं दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता ही सच्ची जुड़ाव है। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। कभी कोई नाराज या चुप क्यों है, कभी कोई गलत निर्णय क्यों लेता है, ये समझना कि वह भी अपनी परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा है, यह रिश्तों में धैर्य और गहराई लाता है। सहानुभूति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप खुद को समझते हैं तो दूसरों के साथ भी सामंजस्य बनाना आसान होता है। लेखक कहते हैं सच्चा रिश्ता वह है जो बिना शर्त, समर्थन, विश्वास और सम्मान पर टिका हो। यह केवल सुख के समय मौजूद नहीं होता बल्कि कठिनाई और चुनौतियों में भी निभाने वाला होता है। सच्चा जुड़ाव आपको स्वतंत्रता देता है और साथ ही यह सुरक्षा और अपनापन का अनुभव कराता है। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। उन्हें समय, समझदारी और सम्मान देना ही उन्हें मजबूत और सार्थक बनाता है। सच्चा जुड़ाव वह है जो आपकी आत्मा को पोषण दे, न कि उसे बोझ महसूस कराए। अब लेखक अगले भाग में हमें मानव मन की गहरी रहस्यमय प्रकृति की ओर ले जाते हैं, जहां हम समझेंगे कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके हमारे जीवन, निर्णय और व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। भाग 6, मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। लेखक कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी चुनौती दोनों उसके मन में ही निहित है। हमारा सोचने का तरीका, भावनाओं की गहराई, निर्णय लेने की क्षमता, सब कुछ हमारे मानसिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। मनुष्य खुद को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर अपने अंदर की परतों को नहीं देख पाता। यही मानव मनोविज्ञान का अध्ययन है। समझना कि हम क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं और क्यों प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक बताते हैं हमारे विचार ही हमारे कर्मों का स्रोत है। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक अनुभव आपकी जिंदगी में आते हैं, और जब आप सकारात्मक, रचनात्मक और सजग सोचते हैं तो आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलता है। इसलिए लेखक कहते हैं आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। मन को प्रशिक्षित करना जीवन बदलने की पहली कुंजी है। मनुष्य हर दिन कई छोटे निर्णय लेता है जो अक्सर उसकी आदतों से प्रभावित होते हैं। लेखक बताते हैं कि छोटी आदतें भी हमारे मानसिक पैटर्न को बदल सकती हैं। जब हम अपने मन की आदतों को पहचान लेते हैं, जैसे जल्दी गुस्सा आना, आलस्य या निराशा,
तो हम जानबूझकर उन्हें बदल सकते हैं। और यही व्यक्तिगत विकास और मानसिक मजबूती की असली कुंजी है। लेखक कहते हैं भावनाएं सिर्फ अनुभव नहीं हैं, वे हमारे निर्णय, सोच के तरीके को भी प्रभावित करती हैं। क्रोध, डर, ईर्ष्या ये भावनाएं प्राकृतिक है, लेकिन अगर उन्हें नियंत्रित करना न सीखे तो वे हमारे जीवन में अवरोध बन जाती हैं। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि भावनाओं को समझना, उनका विश्लेषण करना और उनका संतुलन बनाना संभव है। हमारा मन हमारे रिश्तों और सामाजिक व्यवहार को भी आकार देता है। लेखक बताते हैं जो लोग अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं वे दूसरों के साथ अधिक समझदारी, सहानुभूति और सम्मान के साथ जुड़े होते हैं। मनुष्य का मानसिक संतुलन ही उसके सामाजिक जीवन का आधार है। अगर मन अशांत है तो रिश्ते प्रभावित होते हैं। जब मन शांत और सजग है तो हर संबंध में स्थिरता और गहराई आती है। लेखक कहते हैं अपने मन को जानना, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना वास्तव में आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब आप अपनी सोच और व्यवहार को समझते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह जागरूकता आपको नियंत्रण, निर्णय लेने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज हमने किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक के 6 भागों को विस्तार से समझा। खुशी और सजगता, हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस सिखाया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन और वर्तमान क्षण में छिपी होती है। आदतें और व्यक्तिगत विकास, हैबिट्स एंड पर्सनल ग्रोथ ने बताया कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य को आकार देती हैं और छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्टोइक दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी ने समझाया कि जीवन की चुनौतियों में शांत और संयमित रहना ही असली ताकत है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ने बताया कि मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और स्वीकृति से ही हम शांति और सफलता पा सकते हैं। और रिश्ते और जुड़ाव, जो कि रिलेशनशिप वाला पार्ट था, उसने रिश्तों में समझ, सहानुभूति और सम्मान कैसे सार्थक बनाया जा सकता है इस बारे में जानकारी प्रदान की। और अंतिम भाग था मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। अंत में यह जाना कि हमारे विचार, भावनाएं और आदतें ही हमारे जीवन का आधार है। लेखक शुभम कुमार सिंह हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन हमारे सोचने के तरीके का परिणाम है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और सजग बनाएं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सीख है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों की दिशा बदले और जीवन को बदलते देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें कि आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। धन्यवाद।